हमने स्वतंत्रता के बाद लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपना ली, प्रशासन को बहुत सारी जिम्मेदारियां, सत्ता, संसाधन सौंप दिए, लेकिन नियंत्रण की व्यवस्था हम उतनी मजबूत नहीं कर पाए। विधायिका न्यायपालिका से कहा हमने कि प्रशासन को नियंत्रित करें, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशन थी विधायिका न्यायपालिका की, प्रशासन को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाए। उस वजह से भी भ्रष्टाचार बढ़ गया, सत्ता और नियंत्रण में तालमेल नहीं हो पाया। तो ये सब तो ऐतिहासिक कारण माने जाते हैं भ्रष्टाचार के। कुछ राजनीतिक कारण लिखे हैं। राजनीतिक व्यवस्था की जो कमियां या बुराइयां हैं, सब भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी हैं। सबसे बड़ी बात तो राजनीति में भ्रष्टाचार है। मंत्री बेईमान होगा, सचिव कब तक ईमानदार रह पाएगा? और राजनीति की दूसरी जितनी बुराइयां हैं, सब भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। अपराधियों से साठगांठ है, नैतिकता का पतन हो गया है, सत्तावादी कुर्सी की राजनीति हो गई है, राजनीति का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा है प्रशासन में, लोकपाल वगैरह 40 साल लग गए बनने में, मतलब पॉलिटिकल विल पावर नहीं है, नेता अनुभवी नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं प्रशासन के भ्रष्टाचार को। राजनीतिक अस्थिरता है, सरकारें अदलती बदलती रहती हैं, सारा ध्यान कुर्सी बचाने बिगाड़ने में है। एक एक देखे सुनते हैं कि एक एक एमएलए को 100 करोड़ की रिश्वत दी जा रही है, खरीदा जा रहा है, 20 करोड़ 25 करोड़, राजस्थान, कर्नाटक, हर जगह तो बस। और जब नेता बेईमान होगा तो हमने कहा अधिकारी को तो उसके अंडर में काम करना है, कब तक वो ईमानदार रह पाएगा? तो राजनीति की जितनी बुराइयां हैं, सब भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी हैं, सोशल कल्चरल जो फैक्टर्स हैं, ये सब भी भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी हैं। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, समाज में जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता, जन विचार होना चाहिए, वो नहीं है। आजकल तो पैसे से सम्मान मिल रहा है लोगों को, तो जितना ज़्यादा पैसा उतना इज्जत सम्मान, उतनी सुख सुविधाएं, तो भ्रष्ट व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है। भाई भतीजावाद, जाति प्रथा जैसी समस्याएं हैं, उसलिए भी भ्रष्टाचार हो रहा है। दहेज प्रथा है, लड़की की शादी में 20 लाख 50 लाख खर्च हो नहीं है, सही तरीके से नहीं होगा इंतजाम, तो फिर भ्रष्टाचार करो। समाज में मान्यता मिल गई है भ्रष्टाचार को, अब हम नहीं उठाते उंगली भ्रष्टाचारी। अब तो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो इतना इज्जत सम्मान पाता है। कैसे पैसा इकट्ठा किया है कोई मतलब नहीं। आर्थिक कारण है, भौतिकतावादी युग है, उतने वेतन भत्ते सुविधाएं नहीं है सरकारी कर्मचारियों को जितने मिलने चाहिए। स्पेशली पुलिस वगैरह में गंभीर समस्या है कि पर्याप्त वेतन भत्ते नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, असमानताएं जैसी समस्याएं हैं, कर चोरी, ब्लैक इकोनॉमी जैसी समस्याएं हैं, इन सब ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। डिमांड एंड सप्लाई में संतुलन नहीं है। नौकरियां 100 हैं, 100 हैं, बेरोजगार 1 लाख हैं, क्या होगा? सब चाहेंगे कि भैया हमारी भर्ती हो जाए, ईमानदारी से ना हो, कुछ 10-20 लाख रिश्वत दे के भी हो जाए। कम समय में ज़्यादा इकट्ठा करने की अब चाह हो गई है सबको। देखा देखी है कि अरे उसके पास इतना पैसा है तो हमारे पास भी होना चाहिए, क्यों नहीं है? सही तरीके से नहीं हो रहा तो अब गलत तरीके से चाहिए हमें। सब भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। प्रशासनिक कारण है, प्रशासन में काम इतना ज़्यादा है, प्रशासन में भी नैतिकता नहीं रह गई है। लाल फीताशाही जैसी समस्याएं हैं, इतनी जटिलताएं हैं कि इस सब का फायदा उठाते हैं सरकारी कर्मचारी। और उससे फिर घूस लेने देने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है। एकाधिकार है, पुलिस के पास जाए, मजबूरी हमारी कि पुलिस से सेवाएं लेनी है तो उसी के पास जाना पड़ेगा। प्राइवेट पुलिस तो होती नहीं है, तो उस सबसे भी फिर एकाधिकार जब होता है तो लोगों को मौका मिल जाता है घूस लेने देने का। वैधानिक कारण मतलब न्यायपालिका की कमियां है, जो नियम कानून है उनकी कमियां हैं। कम है नियम कानून जो हैं, उनमें दुनिया भर के लूप होल्स हैं, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं।
आंतरिक जो शिकायत निवारण व्यवस्थाएं होनी चाहिए संगठनों की, वो प्रभावी नहीं है। लोकपाल जैसी संस्थाएं या बनी नहीं हैं, बन गई हैं अब तो खैर हमारे देश में, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत प्रभावी नहीं है। लोकायुक्त वेजिटेरियन टाइगर हैं, नख दंत विहीन संस्था है। अनुच्छेद 311 को कारण माना जाता है भ्रष्टाचार का, नौकरी की सुरक्षा की गारंटी है। एक बार नौकरी लग गई है आसानी से सरकार पद से हटा नहीं सकती है। जांच प्रक्रियाएं, दोष सिद्ध करना इतना कठिन है हमारे देश में, उन सब वजहों से भी लोगों को डर नहीं है, भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार के कारण माने जाते हैं और इन्हीं आधारों पे कहा जाता है कि भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है बल्कि पर्यावरणिक समस्या है। प्रशासनिक कारण तो हैं ही भ्रष्टाचार के, लेकिन उसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों की वजह से भी प्रशासन में बड़ी मात्रा तक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारणों में ही देखें, पूर्व सतर्कता आयुक्त हैं एन विट्ठल। पूर्व सतर्कता आयुक्त एन विट्ठल, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए 5 वर्ग उत्तरदायी हैं हमारे देश में। कौन से 5 वर्ग जो भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी हैं? नेता, बाबू, लाला, दादा और झोला। नेता भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, बाबू भ्रष्ट नौकरशाह, लाला व्यापारी, दादा अपराधी और झोला जो एनजीओ की हम बात कर रहे थे पीछे, गैर सरकारी संगठन, उनकी दुकान भी चलती है सरकारी अनुदान पे और सरकारी अनुदान के लिए वो भी घूस खिलाते हैं। सरकार से 1 करोड़ अनुदान मिल रहा है तो 10 लाख पहले देना है, 10 लाख जिस दिन चेक आएगा उस दिन देना है। तो जब 80 लाख फिर सरकार भी नहीं पूछेगी कि क्या किया, कैसा किया, तो उसी का परिणाम है कि बच्चों को चूहे और छिपकली मिला हुआ खाना खिलाना है, फिर दाल के नाम पे केवल पानी पिलाना है। तो जब भाई 1 करोड़ में 50 लाख पहले ही सरकार को दे दिया है तो उसी बचे हुए 50 लाख को ना सरकार पूछेगी, उन्हें भी कमाई करनी है। फिर सेकेंड ARC बना था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उसने कहा कि अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली, उन्होंने भ्रष्टाचार का कारण बताया एकाधिकार प्लस विवेकाधीन शक्तियां माइनस जवाबदेही बराबर भ्रष्टाचार। सत्ता बहुत सारी दे दी जाए, एकाधिकार हो, उस पर भी विवेकाधीन शक्तियां दे दी जाएं कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए, और माइनस जवाबदेही की उत्तरदायित्व नियंत्रण की व्यवस्था प्रभावी होनी, तो क्या होगा? सत्ता है, जवाबदेही है नहीं है, तो सीधा सा निष्कर्ष है उसका कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये एन विट्ठल, वीरप्पा मोइली के अनुसार भ्रष्टाचार के कारण, महात्मा गांधी के अनुसार देखें, महात्मा गांधी ने 1925 में यंग इंडिया में 7 सामाजिक बुराइयों की चर्चा की थी। 7 पाप बताए थे उन्होंने, कहा था कि व्यक्ति इनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। वो जो 7 बुराइयां या 7 पाप हैं, भ्रष्टाचार के भी कारण हैं। वो क्या हैं वो 7 बुराइयां या पाप? तो देख रहे हैं आप, सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना संपत्ति, विवेक के बिना खुशी, आचरण के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा। तो ये 7 सामाजिक बुराइयां जो भ्रष्टाचार के लिए भी जिम्मेदार हैं। भाई हम पढ़ लिख गए लेकिन अब उसका सही यूज नहीं कर रहे अपने ज्ञान का। विज्ञान है लेकिन विज्ञान का देखिए अगर मानवता नहीं है तो लोगों की जान लेने में भी एटम बम भी बना लें, कोरोना का भी वायरस भी फैला दें, बीमारी भी बढ़ा दें। तो अभी तो डिपेंड करता है। तो ये व्यापार कर रहे हैं हम, ईमानदार नहीं है, नैतिक नहीं है, तो देखिए तो ये 7 बीमारियां, बुराइयां और भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ है इन्हीं सबसे।
तो ये अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी है। भ्रष्टाचार के प्रभाव, सो फिर अब जरूरत नहीं है बताने की, जनरल सा एक टॉपिक है। सब चीज़ें ऐसा टॉपिक है जो खुद हम करते भी हैं और देखते भी हैं। वास्तविकता में कितने हम ईमानदार और सत्यनिष्ठ हैं ये हम सब जानते हैं। सच्चाई ये है कि आज हम ईमानदार तभी तक हैं जब तक हमें बेईमानी का मौका नहीं मिला है, अदरवाइज बहती गंगा में हाथ हर आदमी धो रहा है। सो क्या प्रभाव है उसके? तो सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि गुणवत्ता क्या रह जाएगी वस्तुओं सेवाओं की, जब पैसा ले दे के काम होगा। तो हमने कहा अगर 1 करोड़ हमें अनुदान मिला है, 20 लाख 30 लाख हमें रिश्वत में ही दे देना है, तो नेचुरल सी बात है कि फिर हमें तो दाल की जगह दाल का पानी पिलाना पड़ेगा। कभी चूहा मिलेगा, कभी छिपकली मिलेगी, कोई देखने वाला नहीं आएगा, क्योंकि जो देखने आना था उसके मुंह में पहले ही हमने रिश्वत ठूसी हुई है। तो नेचुरल सी बात है कि क्वालिटी इंश्योर कौन करेगा? गुणवत्ता गिरेगी वस्तुओं की। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होगा तो न्याय नहीं मिलेगा। विकास का पैसा रिश्वत में खर्चा होगा, व्यक्तिगत स्वार्थ में विकास नहीं होगा। संसाधनों का वेस्टेज होगा। आए दिन देखिए पुल बनने के पहले ही टूट जाते हैं, उद्घाटन होते ही साथ गिर जाते हैं, तो सब वेस्टेज हो रहा है। असमानता और बढ़ रही है और परिणाम हो रहा है कि लोगों का जो सरकार है उस पर भरोसा कम हो रहा है। तो कुछ प्रभाव हैं भ्रष्टाचार के। सरकार ने क्या प्रयास किए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? बहुत सारे प्रयास किए गए हैं भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। 1962 में संथानम कमेटी बनाई गई थी। उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुझाव दिए थे बहुत सारे। जैसे उसने कहा था कि अनुच्छेद 311 को संशोधित कीजिए, जिसने लोक सेवकों को नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे दी है। और हम बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ने का एक वो बहुत बड़ा कारण हमारे देश में। संथानम समिति ने CBC की स्थापना का सुझाव दिया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग। उसी की सिफारिशों के आधार पर 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को देखता है वो। उसी की तर्ज पर राज्यों में राज्य सतर्कता आयोग है, CBI भी है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करती है CBI। हालांकि ये अन्य मामलों की भी जांच करती है। देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। भ्रष्टाचार के मामले भी अगर इसको सौंपे जाएं तो जांच करती है। लोक सेवाओं के लिए हमने कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता बनाई है। उसमें हमने लिखा है कि बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं करना है, करेंगे तो ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा और सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम ये हमारे देश में 1988 में बना था। अभी रिसेंटली सरकार ने उसमें कुछ संशोधन भी किए हैं 2018 में। मैगजीन में दिया गया है आपको, जो भी अब रिसेंट डेवलपमेंट है। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम बना था 1988 में, उसमें 2016 में संशोधन हुआ है। तो बेनामी लेन देन जो खूब होता था, लोक सेवक करते थे, अपने नाम से नहीं खरीदा, अपने परिवार, साले, जीजा, ससुर किसी और के नाम से खरीद लिया, उन सबको रोकने के लिए प्रयास हुए हैं। विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम बना है 2014 में। विसिल ब्लोअर मतलब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको संरक्षण देने के लिए कानून बना है। लोकपाल लोकायुक्त कानून बना ही है 2013 में। ये भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। उसके अलावा देखें, राइट टू सर्विस या सेवा का अधिकार गारंटी है। समयबद्ध सेवाएं मिलती हैं कानूनन तो भ्रष्टाचार रुकता है। सुनवाई का अधिकार गारंटी भी है राजस्थान वगैरह में। समय पे हमारी शिकायतों को सुना जाएगा, उनका समाधान होगा, तो अब हमें घूस लेने देने की ज़रूरत ही नहीं है। DBT देख रहे हैं आप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इससे बहुत मदद मिली है भ्रष्टाचार को रोकने में। सीधा कैश ट्रांसफ़र हो जा रहा है अकाउंट में। सब्सिडी वगैरह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जरिया होता था, तो वहाँ से भ्रष्टाचार रुक रहा है।
संपत्ति की घोषणाएं की जा रही हैं। आजकल लोक सेवक संपत्ति की घोषणा करें, चुनाव लड़ रहे हैं नेता, वो अपनी संपत्ति बताएं, हमें पता लग रहा है पिछले चुनाव में कितनी संपत्ति थी, इस बार कितनी संपत्ति है नेताजी के पास। झूठ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, सही बताएंगे तो हमें पता लगेगा। ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति बढ़ जाएगी तो भी हमें पता लगेगा कि अरे कहाँ से इतनी संपत्ति बढ़ गई। आधार देख रहे हैं आप, सब कुछ को आज हम आधार से जोड़ रहे हैं। अभी देखिए आधार से जोड़ा गया कितने 3 करोड़ के ऊपर राशन कार्ड जो कैंसिल हो गए क्योंकि कोई आधार से लिंक ही नहीं है। अब और नरेगा वगैरह को आधार से जोड़ा हमने, कितने सारे हमें फेक ऐसे पता लगे कि झूठे। पीएम किसान सम्मान देखिए, पता लग रहा है कि कितने लोग जो है बिना बात के किसान बन गए, 2-2 हज़ार रुपया ले लिए। तो आधार योजना ने भी बहुत मदद की है हमें। एक यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हर चीज़ को हम उससे लिंक कर रहे हैं, पैन भी, बाकी चीज़ें भी। वहाँ से हमें पता लग रहा है जो झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं तो लोग, तो इससे बहुत मदद मिल रही है हमें। काले धन को वापस लाने के लिए ब्लैक मनी समय समय पर सरकार प्रयास करती है। स्विस बैंक वगैरह में जो अकाउंट हैं उनसे हम संधियां समझौते करते हैं, जानकारियां लेते हैं। नोटबंदी भी इसी उद्देश्य से की गई थी कि ब्लैक मनी को रोक पाएंगे हम। उसके अलावा प्रशासन में पारदर्शिता, जन भागीदारी के लिए भी हमने प्रयास किए हैं और हम जानते हैं कि उन सबसे हमें भ्रष्टाचार रोकने में भी मदद मिलती है। वो सब प्रयास क्या हैं हम जान रहे हैं। सूचना का अधिकार हो, नागरिक अधिकार पत्र हो, ई गवर्नेंस हो, विकेंद्रीकरण हो, सोशल ऑडिट हो, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी हो, ये सब हम अलग से भी सारी चीज़ें डिटेल पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो ये सब कुछ उपाय जो आप बता सकते हैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए, कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाए, तो इसके लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। 3 तरह के सुझाव हैं यहां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। एक जो मैंने पीछे भी कई बार बताया कि किसी समस्या के जो कारण होते हैं, सुझाव भी बिल्कुल वही होते हैं। भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारण हम देख रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है उन कारणों को दूर करना होगा। अगर भ्रष्टाचार का कारण है कि लोग जागरूक और पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमेशा सुझाव फिर हम यही देंगे कि लोगों को हमें पढ़ाना लिखाना है, जागरूक बनाना है। जब वैसा होगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा। कारण है कि भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता मिल गई है, लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, सुझाव यही देंगे हम कि नहीं, हमें लोगों को महिमा मंडित करने से रोकना होगा जो बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। तो एक तो ये कैटेगरी, तो ये काम आप अपने आप कर सकते हैं, कारणों को ही लिखना है। दूसरा है, सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जस्ट अभी हम देख रहे हैं। लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि वो प्रयास बहुत प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। सूचना का अधिकार कमियां हमें पता है, ई गवर्नेंस कमियां हमें पता है। सीबीआई बनी है, लेकिन कहा जाता है कि सीबीआई सरकार के पिंजरे में कैद तोता है, सरकार खूब मिसयूज करती है। मतलब हमें पता है कमियां इनकी जो प्रयास हुए हैं। तो दूसरी कैटेगरी सुझावों की क्या है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, वो प्रयास अभी उतने प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। तो उन प्रयासों को और प्रभावी बनाए जाने की ज़रूरत है। तो दूसरी कैटेगरी ये होगी सुझावों की, तो वो भी आप अपने आप कर सकते हैं। हर टॉपिक में हमने डिटेल पढ़ा है ये। और तीसरी कैटेगरी है कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझाव। समय समय पे समाज के कुछ विशिष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुझाव देते रहे हैं। वो सुझाव क्या हैं, कुछ यहाँ लिखे हैं 4-6। जैसे एक देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, इनका कहना था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए अलग न्यायालय बनाए जाएं। जैसे हमने ट्राई, सेबी, इरडा, एनजीटी जैसी संस्थाएं बनाई हैं।
अलग अलग मामले सुनती हैं वो। एनजीटी केवल पर्यावरण के मामले सुनता है, ट्राई केवल टेलीकॉम के। ऐसे ही हम करप्शन के लिए कोर्ट बना दें, वो केवल करप्शन के मैटर सुने। लोकपाल वगैरह है, लेकिन इनका था कि एक सेपरेट कोर्ट। उस समय तो लोकपाल था नहीं जब इन्होंने ये सुझाव दिया था, हमने लोकपाल बना लिया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि यदि हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना पाएंगे तो 2020 तक जो विकसित बनाने की परिकल्पना है वो स्वप्न ही रह जाएगी। तो अभी तो स्वप्न ही रह ही गया। देखिए, इधर तो कोरोना भी आ गया, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। पिछड़ गए हम, साल भर में कितना पीछे चले गए। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार रहेगा तो कभी वो जो हमारा एक विकसित भारत का सपना है पूरा नहीं हो पाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु युवाओं के लिए एक नैतिक संदेशों से युक्त एक शपथ तय की थी। कहा था कि रोज सुबह उठ के युवाओं को ये शपथ लेनी चाहिए। जैसे शपथ में सबसे पहली बात तो यही कि ना हम घूस खाएंगे ना खिलाएंगे। रोज सुबह उठ के हम शपथ लें। अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करेंगे, पूरी जिंदगी 10 पेड़ लगाएंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। मतलब जैसा लिखा है, नैतिक संदेशों से युक्त शपथ। कुछ नैतिक बातें रोज हम बोलेंगे, शपथ लेंगे, तो धीरे धीरे हम में नैतिक विचारों का समावेश होगा और उससे हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, तो रुकेगा ये। कलाम का कहना था कि केवल 3 संस्थाएं हैं जो समाज से भ्रष्टाचार को मिटा सकती हैं। तो लिखा है कि भ्रष्टाचार को कोई भी कानून पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि 3 सदस्य संस्थाएं हैं जो इसे समाप्त कर सकते हैं। वो है माता, पिता और स्कूल। आप देखिए, एक बच्चा जब उसके सीखने की, बनने या बिगड़ने की उम्र होती है, तब बच्चा इन्हीं 3 के संपर्क में सबसे ज़्यादा होता है, माता, पिता और स्कूल। अच्छे या बुरे संस्कार, यही 3 की सबसे बड़ी भूमिका है। तो कलाम का कहना था कि ये 3 अगर जागरूक हों, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, तो फिर यहाँ से हमें मदद मिल सकती है भ्रष्टाचार को रोकने में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक रणनीति प्रस्तुत की थी। कुछ बातें शामिल थीं। क्या लिखा है? कर प्रणाली में सुधार किया जाए, न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाए, तेजी से न्याय मिले इसकी व्यवस्था हो, विवेकाधिकार पे आधारित जो नियंत्रण है वो समाप्त हो, नागरिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार हो, विकेंद्रीकरण किया जाए। मतलब जो ट्रेडिशनल ही तरीके हम देख रहे हैं, विकेंद्रीकरण वगैरह, तेजी से न्याय वगैरह, मतलब जो भ्रष्टाचार के कारण, एक तरह से उन्हीं कारणों को दूर करना है। वही 5-6 महत्वपूर्ण बातें। तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा हम करें तो भ्रष्टाचार रोक सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनका कहना था कि अचानक देश की मुद्रा बदल दी जाए, रातों रात देश की मुद्रा परिवर्तित कर दी जाए तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा। जैसा मोदी ने किया, 9 बजे देश को संबोधित किया, 12 बजे से पुराने नोट बंद हो गए। तो रातों रात देश की मुद्रा बदल दी जाए तो इससे लोग ने जो अनाप शनाप जोड़ा है सब बाहर निकलेगा। आगे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि पता नहीं फिर कब क्या हो जाए। तो ये इनका सुझाव था। चारा घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं, उन्होंने सुझाव दिया था मार्च 2007 में। चारा घोटाले के एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की बेंच, उसने कहा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो भ्रष्ट लोगों को सार्वजनिक तौर पे बिजली के खंभों पर लटका दिया जाए। मार्कंडेय काटजू काफ़ी विवादास्पद न्यायाधीश रहे हैं।
उन्होंने विशेष तौर पे ये कहा था कि सार्वजनिक तौर पे लटका दें हम भ्रष्टाचारी नेताओं को, लोगों को, इससे दहशत पैदा होगी लोगों में, भ्रष्टाचार रुकेगा। TSR सुब्रमण्यम तथा अन्य बनाम भारत संघ मामला एक रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सिविल सेवा बोर्ड बनाया जाए, निष्पक्ष सिविल सेवा बोर्ड हो, लोक सेवकों की नियुक्ति है, ट्रांसफ़र है, प्रमोशन है, ये सब काम वो सिविल सेवा बोर्ड करे। इसमें बहुत करप्शन होता है, क्योंकि पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो पूरा एक हमारे देश में देखिए कहा जाता है कि पूरा एक व्यवसाय ही बना हुआ है। एक एक नियुक्ति, एक एक ट्रांसफ़र के लिए लाखों करोड़ों रुपए की बोली लगती है। थाने में SHO बनना है, एक से दूसरे थाने में हर जगह पैसा चलता है। तो एक सिविल सेवा बोर्ड बना दें, वो ये सारे काम करे, तो उससे भ्रष्टाचार रुकेगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि बड़े नोट बंद कर दिए जाएं तो उससे भ्रष्टाचार रुकेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग एन विट्ठल, जिन्होंने वो 5 वर्ग बताए भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार, नेता दादा बाबू लाला झोला, उन्होंने भी सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन को प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार बना दिया जाए। इसके प्रावधानों को संविधान के भाग 3 में शामिल कर लिया जाए ताकि लोग मूल अधिकार के रूप में मांग कर सकें। साथ ही भाग 4 में भी जोड़ दिया जाए ताकि राज्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कानून बनाए और अमल करे। तो मूल अधिकार बना दो भ्रष्टाचार मुक्त शासन। आर्टिकल 32 के तहत सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मांग करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी जोड़ दो इसे, तो उससे राज्य पर प्रेशर हो कि वो अब ऐसे कानून बनाए कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। इस कदम से शुचिता, सत्यनिष्ठा में वृद्धि होगी, बशर्ते मूल अधिकारों को लागू करने के तौर तरीकों तथा संस्थागत व्यवस्था को कार्यान्वित किया जाए। मतलब मूल अधिकार बनाएंगे तो पूरा एक सिस्टम भी बनाना पड़ेगा भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए। और न्यायपालिका के ऊपर कामों का बोझ बढ़ जाएगा तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। वैसे ही इतने बोझ हैं न्यायपालिका के ऊपर, अब मूल अधिकार हो जाएगा भ्रष्टाचार मुक्त शासन तो और कितने मामले बढ़ जाएंगे न्यायपालिका के पास। तो वो इंस्टीट्यूशनल पहले पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा हमें। वैसा हो जाए, इसे मूल अधिकार बना दें तो इससे भी भ्रष्टाचार रुकेगा। तो ये देखिए, अब समाज के ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं तो हम इनके सुझावों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इनके सुझाव हम इनके नाम के साथ ही लिखेंगे। ये हम अपनी तरफ से देने से बचेंगे इस तरह के सुझाव, क्योंकि कई क्रांतिकारी सुझाव हैं। अब फांसी पे लटका दिया जाए खुलेआम बिजली के खंभे पे, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है तो उसे कोड करते हुए हम लिख जरूर सकते हैं कि भाई उसने ऐसा कहा। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसका सपोर्ट कर रहे कि नहीं, बस उसने ऐसा कहा तो हम बता रहे भाई कि उसके अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है। अब वो छोटा मोटा आदमी तो है नहीं कि हम इग्नोर कर दें। भाई इतना बड़ा आदमी है, सुप्रीम कोर्ट है, तो भाई हम इग्नोर भी नहीं कर सकते उसकी बात को, तो हम उसे कोट कर रहे हैं। तो ये टॉपिक है भ्रष्टाचार की चुनौती, कैसे भ्रष्टाचार से निपटा है सरकार ने लेकिन नहीं निपट पा रही है, क्या और किया जा सकता है, तो सुझाव। तो ये पूरा टॉपिक था प्रशासन में सत्यनिष्ठा, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। सो इस टॉपिक में इतना ही और आज यहीं तक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास रोकेंगे। कल 1:15 वाली क्लास नहीं होगी, गवर्नेंस मंडे से होगा, वो अब फिर बता दिया जाएगा। अगर पबेड वाला कॉमन टॉपिक चलेगा तो पबेड ग्रुप में आपको बता देंगे। केवल गवर्नेंस चलेगा तो वो पता, जो गवर्नेंस वाले लोग हैं वो अपना करते रहेंगे। तो वो जैसा होगा वैसा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। अगर कॉमन टॉपिक होगा तो वैसा बता दिया जाएगा, और नहीं होगा कॉमन, केवल गवर्नेंस का होगा तो वो फिर गवर्नेंस वालों से वो कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। कल फिलहाल क्लास नहीं है 1:15 वाली, मतलब ना कॉमन टॉपिक ना कोई भी, तो कल क्लास नहीं होगी। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना है तो चलिए आज इतना ही। आगे का 1:15 वाला जैसा होगा पता लग जाएगा। शाम का तो जो है सो है,
तो शाम को फिलहाल आज 6:30 बजे हम लोग क्लास करेंगे।